देखना शुरू कर चुके हैं BRL 101 का यूनिट नंबर 1, दैट इज़ रिटेल सिनेरियो। रिटेल का क्या सीन चल रहा है इंडिया के अंदर, इसके बारे में हम पूरे इस चैप्टर के अंदर बात करेंगे। और अभी तक हम लोग बात कर चुके हैं मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस एंड फंक्शंस ऑफ रिटेलर, और उसके साथ साथ कौन से एमर्जिंग ट्रेंड इंडिया के अंदर चल रहे हैं। तो इसके साथ साथ बात करते हैं ऑर्गेनाइज रिटेलिंग का कितना स्प्रेड हम लोगों ने पिछले कुछ सालों के अंदर देखा है, कितनी तेज़ी से मॉडर्न रिटेलिंग ग्रो हुआ है पिछले कुछ सालों के अंदर, राइट। सो रिटेल मॉल जो हैं वो लेट 1990s के अंदर आए और ये अगले 20 सालों तक बहुत चले। अब ये 1990s के अंदर ही क्यों आए, इससे पहले क्यों नहीं आए? आप लोगों को LPG रिफॉर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, राइट। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये जो चेंजेस, ये जो रिफॉर्म आए थे, ये 1990s के टाइम आए और इन पूरे के पूरे रिफॉर्म्स ने इंडियन इकोनॉमी को चेंज करके रख दिया, राइट। सो नाउ currently there are 50 million square foot of leasable mall stock already operational across top 7 cities in India। पूरे भारत की 7 शहरों के अंदर 5 करोड़ स्क्वायर फीट से भी ज़्यादा का स्पेस अभी भी लीजेबल है, उसको आप लीज पे ले सकते हैं, जो कि ऑलरेडी ऑपरेशनल है, चल रहा है। DLF मॉल इसमें से एक है, ओके। नाउ so it has 4.5 million square foot retail space and LEED certified ये space है, राइट। इनके जो अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं वो 900 से ज़्यादा इंटरनेशनल और इंडियन ब्रांड्स को अपने साथ लेकर आते हैं। 62 मिलियन एनुअल कस्टमर्स इन लोगों के पास हैं। हर साल 6 करोड़ 200 लाख, बिल्कुल 6 करोड़ 20 लाख ऐसा बोलना चाहिए, 6 करोड़ 20 लाख कस्टमर हमेशा इनके पास आते हैं, मीन्स हर साल आ रहे हैं। एंड इज स्प्रेडिंग एंड मेकिंग लिस्ट प्रेजेंस फेल्ट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अगर हम सबसे पहला मॉल देखें तो इट वाज फ्रॉम द स्पेंसर प्लाजा। स्पेंसर प्लाजा शॉपिंग मॉल एट अन्ना सलाई, यहाँ चेन्नई के अंदर सबसे पहला मॉल था एंड वन ऑफ द लैंडमार्क्स ऑफ द सिटी। ओरिजिनली बिल्ट बिलोंग टू स्पेंसर्स एंड Company Limited 1895 during the period of British Raj and reconstructed in 1885 on the site of original Spencer's Department Store। ये सबसे पुराना मॉल है पूरे इंडिया का, वन ऑफ द बिगेस्ट शॉपिंग मॉल इन साउथ एशिया जब वो बना था, जिसका लीजेबल जो एरिया है दैट इज़ 5,30,000 स्क्वायर फीट, राइट। नाउ अच्छा, बहुत सारे इंक्लिनेशन भी देखे हमने, बहुत ज़्यादा। एक इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, केस स्टडी है सुभिक्षा भारती की। सुभिक्षा भारती जिसको अभी इसके नाम के साथ अभी वॉलमार्ट का सपोर्ट इनिशियली था, अभी ये मार्केट से आउट हो चुका है, बट इट वाज अ ग्रेट प्लेयर इन अर्लीस्ट टाइम। शुरुआत के समय में बहुत बड़ा प्लेयर था एंड पीपल वर एक्सपेक्टिंग इट टू ग्रो मच लार्जर देन इट वाज, राइट। सो सुभिक्षा भारती को शुरुआत की थी एलुमनाई ऑफ IIM अहमदाबाद से। जो IIM अहमदाबाद के एलुमनाई थे उन लोगों ने सुभिक्षा भारती को शुरू किया और एक बहुत बढ़िया लॉन्ग टर्म इन्होंने सक्सेस देखी, सर्वाइवल, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा था इनका। बट जैसे ही 2008 और 9 का रिसेशन आया, वो रिसेशन ये लोग झेल नहीं पाए, राइट। प्राइजेस बढ़ा रहे थे, है ना। Being a pioneer in organized retailing in India, Subiksha became India's largest retail chain with 1,665 stores across the country। 1665 से ज़्यादा स्टोर्स इनके हो गए थे पूरे भारत के अंदर। तो जब ऐसा हो रहा था, नो फ्रिल या डिस्काउंट फॉर्मेट के साथ इंडस्ट्री ब्लूम कर रही थी, बूम पे थी, फिर एक रिसेशन आया 2008 और 9 का, और यहीं पर इन्हें एक सेटबैक लगा और इसके साथ साथ इनका पूरा स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ से ख़राब होना शुरू हुआ। ये रेंट नहीं दे पाते थे, लोगों की सैलरी नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि इन्होंने ओवर एक्सपेंशन कर लिया था। एक बहुत बड़ा मिस्टेक इनका था कि बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर लिया था इन्होंने अपने आप को। तो रिसेशन के टाइम हुआ क्या होगा, एक बार अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि लोगों के पास पैसा नहीं रहा होगा, राइट। अगर मान लेते हैं किसी को दुकान खोलनी थी
और वो 2019 के एंड में खोलता है जब कोविड आने वाला है, उससे पहले उसकी दुकान खुलकर तैयार हो जाती है, सारा पैसा उसने दुकान में लगा दिया है और अब अगले 1 साल तक लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे, तब आप सोचो क्या उसकी दुकान चलेगी या वो कंपटीशन से बाहर हो जाएगा? यस और नो एवरीवन? चला जाएगा ना बाहर, है ना? अगर कोविड से जस्ट पहले आपने कोई दुकान खोली होती और पूरा पैसा उसमें लगा दिया होता और इससे पहले मस्त चल रहा था सब कुछ, लेकिन अब आप पैसा पे ही नहीं कर पाओगे। सेम सिनेरियो किसके साथ हुआ? फ्यूचर ग्रुप के साथ, एंड दे हैड टू सेल ऑल द फ्यूचर ग्रुप टू रिलायंस, जिसमें कुछ कंट्रोवर्सीज भी थी अमेजोन के साथ। बट सिमिलर सा केस आपको सुभिक्षा भारती का भी दिखा। यहाँ पर भी क्या हुआ, इन्होंने लीज किया बहुत सारे स्टोर्स को और 1600 से ज़्यादा इन्होंने स्टोर्स खोल लिए अक्रॉस द कंट्री। तो अब हुआ क्या, इतने बड़े स्पेस को इनको हमेशा रेंट देना पड़ेगा, इतने सारे एम्प्लॉयज़ हो जाएंगे, उनको सैलरी देनी पड़ेगी। प्रोडक्ट तो बाय किया ही हुआ था, अगर वो सारा प्रोडक्ट बिक रहा होता तो ये सब नहीं होता। पर बिका क्यों नहीं? जस्ट बिकॉज ऑफ द रिसेशन, लोगों के पास पैसा ही नहीं था, आर्थिक मंदी आ चुकी थी, लोगों की जेब में पैसा ज़्यादा नहीं बचा था, राइट? सो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक इनको देखने के लिए मिला। पर इसके साथ साथ ना मैं एक एग्जांपल और दूंगा आपको, जो उसी के समय जब अभी आप लोग देख रहे हैं कि हमारा फ्यूचर ग्रुप जो है वो डिक्लाइन हो चुका है, बहुत बड़ा सक्सेस मार्केट था फ्यूचर रिटेल ग्रुप का, तो इन्होंने सेटबैक देखा। पर एक दूसरा प्लेयर है जो अभी भी मार्केट में है, और द प्लेयर राइट जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ, इट इज़ वन ऑफ द बुल इन रिटेल। रिटेल में उन्हें बुल कहा जाता है, राइट? दिस इज द मार्केट, लाइक बुल इन द मार्केट। वो हैं डी मार्ट, राइट? डी मार्ट जो है ये अपने एक छोटे से जो सिग्नेचर आइडिया है उसके साथ कि अपने आप को ग्रो कर रहे हैं। अब इनका सिग्नेचर आइडिया बेसिकली है क्या, कि ये कोई भी स्टोर ना रेंट नहीं करेंगे, ये कोई भी स्टोर रेंट नहीं करेंगे, सीधा बाय कर लेंगे भाई साहब। मतलब एक ही स्टोर खोलेंगे, अगर इनके पास 4 स्टोर खोलने के पैसे हैं तो ये 4 स्टोर नहीं खोलेंगे, एक स्टोर खोलेंगे, पर उसको रेंट नहीं करेंगे, उसको बाय कर लेंगे। पूरी की पूरी प्रॉपर्टी इनकी खुद की होगी, जिससे इनको कहीं रेंट ना देना पड़े। मैं बात कर रहा हूँ डी मार्ट की, ठीक है, राइट? राधा कृष्ण दमानी की। तो इनका एक आइडिया, बढ़िया फिलॉसफी इनकी क्या चली कि कुछ भी हो, कल को कुछ भी कितना भी बुरा हो जाए, अगर हमें रेंट नहीं देना पड़ेगा, जिसके बहुत सारे पैसे बचेंगे। और हुआ क्या कि इन्होंने फ्यूचर ग्रुप से ज़्यादा रिटेल स्टोर्स ओपन कर लिए हैं आज की टाइम में, और इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती चली जा रही है, राइट? है ना? ओके। अगर मैं वैसे बात करूं इनके लाइक पूरे प्लान की, तो पिछले 5 साल में इनका जो, अगर मैं आप में से बहुत सारे लोग अगर शेयर मार्केट में हैं, तो इनिशियली जो शेयर प्राइस था उनका 1100-1200 रुपये के आसपास था पिछले 5 साल पहले। आज वही शेयर 4000 रुपये के आसपास का है। मतलब इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखी है, 200% से ज़्यादा के आसपास, राइट? खैर वापस आते हैं। तो ये एक बड़ी मिस्टेक कि लीज करना और उसको एक ऑपरेशनल बनाए रखना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है पूरे स्टोर को, ठीक है, जो ये लोग नहीं निभा पाए। कौन कौन? सुभिक्षा भारती और फ्यूचर ग्रुप। इशू क्या था कि जितने भी, देखिए एक मैं टर्म आपको बता रहा हूँ, प्लानिंग प्रीमिसेस। ध्यान से सुनिएगा, क्या बोला मैंने? प्लानिंग प्रीमिसेस। हमें ये नहीं पता होता कल को कौन सी इवेंचुअलिटी होने वाली है, कौन सा ऐसा गड़बड़ हो जाएगा कल, कौन सी ऐसी इमरजेंसी आ जाएगी जिसकी वजह से कुछ भी हो सकता है। वी डोंट नो, कल को कोई वायरस आ जाए, कोई मीटियोर गिर जाए, ठीक है, भूकंप आ जाए, या लोगों को ये प्रोडक्ट ही ना पसंद आए, या हमारे ही किसी ब्रांड को जो हम सेल कर रहे हैं उसको लोग बॉयकॉट करने लगें और उसकी वजह से हमारा पूरा स्टोर जो है डिक्लाइन हो जाए। हमें नहीं पता होता। तो हमें अपने आप को हमेशा से एक सेफ बॉक्स में लेकर चलना होता है। हमें हमेशा से कैलकुलेटेड रिस्क ही लेने चाहिए इफ़ वी आर इन बिजनेस। अगर हमारी वजह से बहुत सारी जो फैमिलीज़ हैं वो रन कर रही हैं तो ठीक है, फॉर द सेक ऑफ देम हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा प्लान के साथ चलना चाहिए, राइट? नाउ सो द रिटेल इज़ अ न्यू कमर्शियल कीवर्ड। आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले रिटेल को सिर्फ और सिर्फ रिटेल स्टोर के नाम से ही जाना जाता था। पर अभी पिछले कुछ सालों के अंदर जैसे आप रिटेल मॉल ग्रो होते हुए देख रहे हो, इसमें से आपको रिटेल वर्ड का अलग ही मतलब समझ में आ रहा होगा।
लॉट ऑफ रिटेल टर्मिनोलॉजीज हैं जो अब आ रही हैं आपके सामने, ठीक है, ऑर्गेनिकली ग्रो हो रही हैं, इंटरनल ग्रोथ और एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप चाहे किसी भी माध्यम से देखो, ई कॉमर्स की बात करें, मोबाइल कॉमर्स की बात करें, फिजिकल और डिजिटल कॉमर्स की बात करें, ये सारे के सारे ना एक नया फ्रेश ब्लड लेकर आ रहे हैं बिजनेस इंडस्ट्री के अंदर। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे तो आपको ऐसा ही दिखेगा, राइट। सो दिस सेक्टर इज गोइंग टू सेट न्यूअर माइलस्टोन फॉर इट्स स्टेक होल्डर एज वेल एज टू द नेशनल इकोनॉमी एज होल। एमर्जिंग जैसे फॉर्मेट हैं, कन्वीनियंस स्टोर, 24/7 वाले, हमेशा खुले वाले रहने वाले स्टोर्स, ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, राइट। जो अब की जनरेशन है, आप देख रहे हैं नाइट डिलीवरीज, आपका ब्लिंकिट, जोमेटो और वो 10 मिनट डिलीवरी देने वाले सारे, ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स आपको 24/7 सर्विसेज दे रहे हैं। वाई सो? जिससे एक नया डायमेंशन मिल रहा है पूरे के पूरे बिजनेस सिनेरियो को, राइट। चलिए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ग्लोबल ट्रेंड। अभी तक क्योंकि हम समझ चुके हैं कि रिटेल जो है किस तरीके से ग्रो कर रहा है, व्हाट आर द रीजंस, है ना। वी हैव अंडरलाइन द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडियन जियोग्राफिक्स, इट्स मार्केट एंड परचेजिंग पावर, बिहेवियरल ट्रेंड्स एंड द फ्यूचर रिटेल प्रोजेक्शंस। ये सारे के सारे इंडिया की एक ग्रोथ स्टोरी को बताते हैं। हम हमेशा से ग्रो करने के लिए ही हैं। देखिए, बहुत बड़ा कंज्यूमर बेस है हमारा, दुनिया के अंदर सबसे बड़ा कंज्यूमर बेस, दूसरा सबसे बड़ा सबसे बड़ा कंज्यूमर बेस जो है अगर वैसे देखा जाए तो इंडिया ही है, राइट। चलिए, नाउ अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको ये भी जानने को मिलेगा कि डेली, हर दिन जो भी कुछ हम खरीद रहे हैं, दैट वी आर बाइंग फ्रॉम अ रिटेलर एंड रिटेलर शेप्स आवर लाइफ। So this sector remain the largest revenue generator and employment provider next only to agriculture. Agriculture हमारे यहाँ सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है पूरी दुनिया के अंदर, सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर है, बट उसके जस्ट बाद रिटेल आता है ना। भारत में सबसे ज़्यादा किसान है, उसके बाद कौन है? रिटेलर्स, राइट। सो बस हम ये बात समझ सकते हैं कि यूएस अकाउंटिंग फॉर इट्स 6 रिटेलिंग कंपनीज of first 7 top retailers listed by Deloitte, its data released for 2021। देखिए, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा टेबल नंबर 1.1 के अंदर टॉप ग्लोबल रिटेलर्स, और इसमें से 5 से 6 आपको 6 में से 5 जो हैं वो सारे के सारे यूएसए से आ रहे हैं। वॉलमार्ट, इसने तो सेटबैक कभी देखा ही नहीं। वॉलमार्ट की स्ट्रैटेजीज ऐसी रही हैं कि ये हमेशा से पॉजिटिवली ग्रो होता चला आ रहा है, राइट। यस, नाउ वॉलमार्ट अभी कितने शहरों के अंदर है, कितनी कंट्रीज के अंदर ऑपरेट कर रहा है? 26 कंट्रीज के अंदर। अमेजॉन 21 कंट्रीज के अंदर। कॉस्को बेसिकली एक जो फूड बेस्ड कंपनी है। स्वॉर्ड्स ग्रुप, ठीक है, होम डेपो, क्रॉगर, ये स्वॉर्ड्स जो है वो जर्मनी की है, बाकी सारी की सारी यूएसए की है, राइट। यस, तो आप देख रहे हैं इनके ऑपरेशंस भी मल्टी कंट्री हैं, एमएनसीज हैं मैक्सिमम, क्रॉगर को छोड़ दिया जाए तो। ओके, नाउ सो द ग्लोबल रिटेल मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो फ्रॉम 20,000 billion dollar in 2020 to 22,438 billion dollar in 2021, है ना, जिसका कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट अगर देखा जाए तो 10% के आसपास है। एशिया पैसिफिक यानी कि जिसके अंदर हम लोग आ रहे हैं, है ना, पूरा एशिया है, ये लार्जेस्ट रीज़न है ग्लोबल रिटेल मार्केट का, क्योंकि जितना ज़्यादा कंज्यूमर, बेसिकली रिटेलर इज़ व्हाट, they are catering the need of consumers, right, the person who itself consumes the product or services, इसके लिए कंज्यूमर, इसके लिए हमारा रिटेल मार्केट है। सो एशिया पैसिफिक में आपको सबसे ज़्यादा कंज्यूमर्स देखने के लिए मिलेंगे। सो इसका हम जो ग्लोबल अकाउंटिंग देख रहे हैं, जो CAGR देखने को मिल रहा है, वो 35% है फ्रॉम of the market of 2020. North America was the second largest region accounting for 29% of the global retail market. Middle East was the smallest region in the global retail market. तो ग्लोबल रिटेल के मामले में मिडल ईस्ट यानी कि जो ये आपको देखने के लिए मिलता है, दुबई,
अभी फीफा कहाँ पे हुए हैं भाई, फीफा वर्ल्ड कप वगैरह आपको कतर, जेद्दा, ये सारे के सारे मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, और यहाँ पे सबसे कम आपको ग्लोबल रिटेल मार्केट देखने के लिए मिला है। मींस ये फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी कि फॉरेन जो रिटेलर्स हैं वो यहाँ पर नहीं जाते, इनके खुद के इन हाउसिंग स्टोर्स हैं वही काम कर रहे होते हैं। सो retail market is segmented into major spheres and services: food, beverages stores, gasoline station, miscellaneous retail store, cosmetics, personal care, clothing, accessories, electronics, appliance stores, furnitures, supermarket, और भी so and so, right? वॉलमार्ट 1962 में इस्टेब्लिश हुआ था एंड इट इज़ अ अमेरिकन MNC जो कि एक चेन है हाइपर मार्केट की, और इसको सुपर सेंटर्स भी कहते हैं, डिस्काउंट डिपार्टमेंट स्टोर्स, ग्रोसरी स्टोर्स, है ना, राइट। इट ऑल्सो ओन्स एंड ऑपरेट्स सैम्स क्लब रिटेल वेयर हाउसेस, जो वेयर हाउस होते हैं उनको, विद अ रेवेन्यू ऑफ $48 बिलियन US डॉलर, $48 बिलियन US के रेवेन्यू के साथ हर साल काम करता है सैम्स क्लब रिटेल वेयर हाउस, राइट। अच्छा एक बात और है, ये ना अग्रेसिव प्राइसिंग रखते हैं जिसकी वजह से कस्टमर कहीं और जा ही नहीं पाता, या दूसरे रिटेलर्स इनके साथ compete कर ही नहीं पाते। अब इनकी पॉलिसीज़ जानने के लिए मैं किसी और दिन वॉलमार्ट की केस स्टडी ज़रूर आप लोगों को बताऊंगा, एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग गाइज, बिलीव मी। इन लोगों की वजह से हम लोगों के पास एक नया टर्म आया EDLP, ठीक है। आप कभी वॉलमार्ट का जो है बैनर देखेंगे तो उसके अंदर लिखा रहता है एवरीडे लो प्राइस। EDLP प्राइसिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय वॉलमार्ट। हर दिन सस्ता बेचते हैं ये लोग, हर दिन सस्ता। टॉप 20 प्रोडक्ट जो सबसे ज़्यादा बिक रहे होते हैं उसको सस्ता कर देते हैं ये लोग। यस हरिकेश, एनी क्वेरीज? ओके। अच्छा एक बात और, अगर किसी भी कंपनी को प्रॉफिटेबल होना है तो हाउ मच % प्रॉफिट डू यू वांट? अगर मान लेते हैं मैं कोई प्रोडक्ट का प्राइस है 100 रुपये, तो आपको क्या लगता है कि कितने % प्रॉफिट में वो पूरी की पूरी कंपनी रन कर रही होगी? और ये जो हमारी वॉलमार्ट है, ये वॉलमार्ट कितने % प्रॉफिट के साथ रन कर रही होगी? एवरीवन गाइज, कितना % प्रॉफिट चाहिए होता है ओवरऑल? अगर 100% सेल हुआ है तो 100% सेल में कितने % प्रॉफिट होना चाहिए जिससे सब कुछ बहुत स्मूथली चल सके? यस मैं चाहूँगा कम से कम 8-10 इनपुट तो मेरे पास आएँ। क्लास, आई एम एक्सपेक्टिंग रिजल्ट फ्रॉम यू। 40% प्रॉफिट आना चाहिए इतने बड़े रिटेल स्टोर को चलाने के लिए, जिसकी ऑपरेशनल कंट्रीज 26 हों, 26 कंट्री के अंदर अगर आपको ऑपरेशंस करने हैं तो। यस बाकी लोग 30 to 35%। और बताओ, बताते रहो। देखो 40 से 20 पे आ गए, ठीक है, 20 से 30%, और 50% प्रॉफिट होना चाहिए, मतलब 100 का खरीदो 200 का बेचो, हैं, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, और बताओ भाई बताओ क्या? 15%, यस, और 30 to 35%। तो आपको पता है रिजल्ट्स जो मैं बताने वाला हूँ ना, इट इज़ शॉकिंग, और ये सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं, पूरी इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा शॉकिंग रिजल्ट्स हैं। और पिछले 10-15 सालों में इन्होंने कभी सेकंड नंबर नहीं देखा वॉलमार्ट ने कि सेकंड नंबर पे आ गई हो। 2-4 मिनट या 1-2 घंटे के लिए हो सकता है, मैं एक्सेप्शन मान रहा हूँ, पर आई नहीं होगी। इनका जो प्रॉफिट है ना परसेंटेज, दैट इज़ 5 to 7% ओनली। कितना है? ये कंपनी कितने 5 से 7% में पूरी कंपनी रन कर रही है, और वॉलमार्ट जो कि 26 से ज़्यादा देशों के अंदर है। बाप रे, समझ रहे हो? तो ये अग्रेसिव प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज की वजह से कभी भी इनसे कोई compete करता नहीं है, और जो इनसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। ये इनका डायलॉग है, मेरा नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप सोचो ना, 5% प्रॉफिट में कौन ही रन कर पाएगा? और होता क्या है, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी अडॉप्ट कर रखी हैं। आपको डीमार्ट और वॉलमार्ट केस स्टडीज़ पढ़नी चाहिए, जिससे आपको ये पता लगेगा हाउ दे आर सो प्रॉफिटेबल एंड दे नेवर सीन सेटबैक। कभी कभी छोटे मोटे सेटबैक्स इन लोगों ने देखे हैं, बट कभी भी बहुत बड़े सेटबैक्स इन लोगों ने नहीं देखे, राइट। रिसेशंस के टाइम में भी ये काफ़ी अच्छी परफॉर्म करने वाली कंपनीज में से एक थी। खैर वापस आते हैं, आगे बढ़ते हैं। आई गेस आप लोगों को सब कुछ समझ आ रहा होगा और इंटरेस्टिंग लग रहा होगा ये सब जानकर भी। एवरीवन, आर यू गेटिंग दिस एवरीथिंग? पक्का? चलिए, अच्छा
KFC इंडिया के अंदर सफ़र कर रही है, पता है आप लोगों को? वाई सो, क्यों? वे इंडियंस, सेल कम हो गया है, यस। जुबिलेंट जुबिलेंट फूड रो रहा है अब इसको लेकर। खैर, क्यों सेल क्यों कम हो रही है? ठीक है, कंट्रोवर्सी, अच्छा कंट्रोवर्सी ज़्यादा है, प्राइस ज़्यादा है, और क्या बताया किसी ने? क्वालिटी अच्छी नहीं है। ठीक है, ठीक है, कॉम्पिटिटर्स बहुत सारे आ गए, ठीक है। अब मेन रीजंस मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक तो इनको एक्सपेंशन के लिए चाहिए बहुत सारा स्पेस, और कंट्री के अंदर बहुत सारे स्टोर्स। इंडिया के अंदर मोस्ट ऑफ द प्लेस में आपको वेजिटेरियन लोग मिलेंगे, ठीक है? तो नॉन वेज के इतने सारे स्टोर्स सब जगह चल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सबसे बड़ा और मेन रीज़न यही है। दूसरा रीज़न है इनके हाई प्राइस, ठीक है? क्वालिटी से तो वैसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, मैं इस बात को थोड़ा सा डिनाई करूँगा, बट हाँ, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, सब जगह है। दिस इज़ लाइक मीट, तो कुछ भी हो सकता है। वेजिटेरियन स्टूडेंट्स जो सुन रहे होंगे बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हो, कुछ और बात करो ना। नहीं, सुनो सुनो, दिस इज जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं। तो ये सेटबैक देख रहे हैं, और आपको पता है वाई मैकडोनल्ड्स इज स्टिल ऑपरेशनल इन इंडिया? जस्ट बिकॉज उन्होंने बीफ इंडिया के अंदर कभी इंट्रोड्यूस नहीं किया, और उन्होंने यहाँ पे मैक आलू टिक्की इंट्रोड्यूस कर दिया। और पता है भारत के सिवा कहीं भी आपको मैक आलू टिक्की नहीं मिलेगा, मैक पफ। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंडिया के लोगों को कंज्यूमर बिहेवियर देखने के साथ साथ ही इन लोगों ने ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किए जो इनको यहाँ पर ऑपरेशनल बनाने में मदद करते हैं, ठीक है? और ये जो छोटे छोटे प्रोडक्ट है ना, इन्हीं की वजह से ये सारे के सारे बर्गर किंग हो या बर्गर सिंह हो, कुछ भी हो, ये सारे इन्हीं सब छोटी छोटी स्ट्रैटेजीज की वजह से रन कर पा रहे हैं, राइट? चलिए आगे बढ़ें नाउ। आई गेस हम लोगों ने काफ़ी सारी बात कर ली, आगे बढ़ते हैं गाइज। जो आपके एग्जाम में आने वाला है उसके बारे में बात करते हैं। इंडियन ट्रेंड, इंडियन जियोग्राफिक्स आर अंडरलाइंड विद इट्स एजुकेटेड एंड स्पेंडिंग यूथ्स। हमारे यहाँ आपको पता होगा पूरे दुनिया में सबसे जवान देश आज भारत है, अगर एवरेज निकाला जाए सभी लोगों का, इंडिविजुअल्स का, राइट? चलिए, तो इंडिया के भी एवरेज एज 25 के आसपास है, 25 के आसपास, 25 टू लाइक 22 टू 27 के आसपास है, ये रेंज है बेसिकली, है ना? मोस्ट ऑफ द पीपल आर ऑफ दिस रेंज नाउ। सो यहाँ पर अगर देखा जाए तो FDI को ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इनको अलाउ कर दिया गया 1990 के अंदर। 1990 में जो रिफॉर्म्स हुए उसके अंदर FDI को अलाउ किया गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अभी जब FDI आई, पता है आप लोगों को, FDI हम इससे पहले कभी भी अलाउ नहीं करते थे, इस टाइम कैसे अलाउ कर दिया? इसी FDI की वजह से भारत 200 साल गुलाम रहा, ठीक है? क्योंकि हमारे पास पहले किसी भी तरीके के ऐसे रूल नहीं थे इन्वेस्टमेंट को लेकर, हमने कोई भी कड़े कदम पहले उठाए नहीं थे, और कुछ भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। तो जैसे ही हम लोग आज़ाद हुए, हमने बोला भैया इंडियन मार्केट को एक क्लोज मार्केट रखेंगे, कभी भी फॉरेनर्स को आने नहीं देंगे, फिर 1990 के अंदर ऐसा हुआ, हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स कम होने लगे, फिर हमें ऐसी ज़रूरत पड़ी और हमने FDI अलाउ किया। लेकिन जब FDI अलाउ करना हुआ तो यहाँ पर जितने भी पॉलिसी मेकर्स थे उन्होंने इस बात का खास ख्याल रखा कि कोई भी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह डोमिनेट ना कर पाए इंडियन मार्केट को, और कभी भी इंडियन सॉवरेनिटी पर किसी भी तरीके का कोई भी खतरा ना हो। तो FDI को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया जिससे बहुत स्मूथली पूरा का पूरा इकोनॉमिक मार्केट चलेगा, राइट? तो अभी FDI को जो है उनको अलाउ किया गया है 100% इन सर्टेन सेक्टर्स। मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ कि जितने भी सिंगल ब्रांड्स होते हैं, सिंगल ब्रांड आउटलेट्स गाइज, जैसे प्यूमा हो गया, सिंगल ब्रांड, नाइकी हो गया, आदिदास हो गया, अगर एक सिंगल ब्रांड आ रहा है तो पूरा विदेशी पैसा लेकर भारत में आ सकता है। मल्टी ब्रांड के लिए अगर आप एक से ज़्यादा दूसरे ब्रांड रख रहे हैं, मल्टी ब्रांड जैसे आप हो जाते हैं, तो वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लग जाती है, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ 49% का रह सकता है। जैसे कि मारुति एंड सुजुकी, हीरो एंड होंडा, आई गेस यू गाइज हैव हर्ड अबाउट ऑल दीज कंपनीज,
है ना. So Maruti is from India and Suzuki is from Japan, right? Hero is from India, Honda is from Japan again. So इस तरीके की बहुत सारी और दूसरी कंट्री की कंपनीज भी थी जिनका जब टाई अप हुआ तो उनका रेशियो जो ओनिंग रेशियो था वो 51% इज टू 49% का रेशियो में था, राइट. जैसे ही हम सिंगल ब्रांड की बात करते हैं तो वहाँ पर अब भारत ने 100% FDI अलाउ कर दिया है ताकि विदेशी पैसा ज़्यादा अच्छे से आ सके सिंगल ब्रांड के अंदर. पता है क्यों? कभी भी सिंगल ब्रांड बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर ही नहीं पाएगा, उसी पर्टिकुलर एरिया में डोमिनेट करेगा. लेकिन अगर सोचो मैं बहुत सारे मल्टी ब्रांड आउटलेट्स को बोलूँ कि आप कितना भी पैसा विदेश से ला सकते हो और हमारे यहाँ पर बिजनेस कर सकते हो, तो आप सोचो कि वो अलग अलग सेक्टर्स में भी बूम आउट कर जाएंगे, लाइक बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे और यहाँ का सारा पैसा अर्न करके अपने पास ले जाएंगे. अगेन वही ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा सिनेरियो होगा और समथिंग लाइक दैट कि इस बार मिलिट्री वगैरह का कोई सिनेरियो तो नहीं रहेगा बट प्रॉफिट्स यहाँ से चले जाएंगे और हमारा पैसा हमारी इकोनॉमी में दोबारा से आएगा नहीं, जिससे डेवलपमेंट के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं. बट फिर भी हमें FDI तो चाहिए, तो हमने कुछ सर्टेन जो एरियाज़ हैं वहाँ पे 100% कर रखा है, कई जगह रिस्ट्रिक्टेड कर रखा है और कई जगह प्रोहिबिट भी कर सकता है. यहाँ पर तो लगा ही नहीं सकते आप, ठीक है, राइट. जैसे हमने रिसर्च न्यूक्लियर एंड रिसर्च सेंटर्स के अंदर हमें प्रोहिबिट कर रखा है. और भी बहुत सारे एरियाज़ हैं जिनके अंदर हमने बिल्कुल भी FDI को बैन कर रखा है कि यहाँ पर FDI तो आ ही नहीं सकती, ठीक है. रियल एस्टेट के अंदर प्रोहिबिटेड है, कंस्ट्रक्शन के अंदर नहीं है, लेकिन जो स्पेस ओनिंग पार्ट है वो नहीं है, उसके अंदर रिस्ट्रिक्ट कर रखा है हम लोगों ने. तो ऐसे बहुत सारे एरियाज़ हैं. खैर, so now the Indian economy is gaining access for foreign counterparts. The Indian are also riding the global wave. They expect foreign brand services, retailing practices and scenarios to be created in country. हम चाहते हैं कि जैसी सर्विसेज हमें बाहर मिल रही हैं वैसे सर्विसेज इंडिया के अंदर भी देखने के लिए मिले. तो इसके लिए हमें FDI का थोड़ा सा सहारा लेना पड़ेगा. और ये ट्रेंड चल रहा है कि आपने नोटिस किया होगा, मेक इन इंडिया प्रोग्राम अभी चल रहा है, ठीक है. लोकल फॉर वोकल करके हम लोग बहुत सारे इस तरीके के जो है प्रोग्राम्स गवर्नमेंट लॉन्च करती रहती है जिससे इंडियन जो इकोनॉमी है उसको थोड़ा सा बूस्ट मिले, बिहेवियरल पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो, राइट. सो नाउ दीज चेंजेस हैव अट्रैक्टेड द इंटरनेशनल रिटेलर्स और इसकी वजह से इंडियन रिटेलिंग ब्रांड जो हैं वॉलमार्ट, अमेजोन, इनका एक सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इंडिया के अंदर बन चुका है, राइट. चलिए ना, सो अगर मैं इनके इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो द चेज फॉर कस्टमर वैल्यू हैज़ मेड ऑनलाइन रिटेलिंग इनके अंदर इंडिया विद द प्रोजेक्टेड मार्केट प्रोजेक्टेड फॉर $350 बिलियन बाय 2030. $350 बिलियन तक का मार्केट हो जाएगा इंडिया का 2030 तक और 55 बिलियन डॉलर का हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2021 तक. ये डेटा जब बनाया गया, डेलॉइट द्वारा बनाया गया, ये डेटा 2018 में पब्लिश किया गया, राइट, आई गेस सो. डेलॉइट ने 2018 या 19 के अंदर ये डेटा पब्लिश किया है, जो डेटा अभी हम पढ़ रहे हैं, राइट. क्योंकि बुक बनने से लेकर छपने तक का बीच का प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है, तो ये थोड़ा सा गैप तो आपको देखने के लिए मिलेगा. नाउ चलिए, इंडियन मार्केट थोड़ी सी इस तरीके की है. और अच्छा, एक ना हम फूड, ग्रॉसरी और लाइफस्टाइल या इलेक्ट्रॉनिक और अदर मार्केट को देखते हैं. कैटेगरी वाइज ब्रेकअप देखें टोटल रिटेल मार्केट का फाइनेंशियल ईयर 2020 के अंदर, तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि 5% हमने 5% इलेक्ट्रॉनिक रिटेल हमारा हुआ है और 15% जो है फूड एंड ग्रोसरी, 12% मैं माफ़ी चाहूँगा दोबारा से, सॉरी, डोमेस्टिक रिटेल जो है लाइफस्टाइल रिटेल इट वाज ऑफ ओके, हाँ, टोटल डोमेस्टिक जो रिटेल है दैट इज़ ऑफ 68%, 15% फॉलोड बाय द फूड एंड ग्रोसरी विच कंसिस्ट ऑफ 12% ऑफ ऑल अमंग इलेक्ट्रॉनिक रिटेल एंड द लीस्ट 5% शेयर. कुछ तो गड़बड़ है, कहीं तो डेटा में मिस्टेक हो रही है, एक सेकेंड गाइज. डोमेस्टिक रिटेल इज ऑफ 68%,
lifestyle and others 15%, food retail is of 12%, and electronic retail is of 5%. Yes, again. So the noteworthy mentioning here, the emerging role of retailer in corporate social responsibility, ये बड़ी है. अब ये जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसका क्या मतलब होता है? देखिए, जब भी ये सारे के सारे बिजनेसमैन ग्रो हो रहे होते हैं, सारी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो हो रही होती है, तो इनके साथ ना कुछ जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इन लोगों को उठानी होती है, और ये उठाते भी हैं. जैसे क्लीनिनेस, एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, सोशल इनिशिएटिव्स, सोशल इंक्लूसिवनेस, हेल्थ केयर, इन सब में इनको कुछ ना कुछ हिस्सेदारी अपनी पे करनी होती है, जिससे ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट और कंट्री डेवलपमेंट होता है. राइट? तो ये म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप रहता है सोसाइटी का और इन ऑर्गेनाइजेशंस का. इसीलिए फॉर दिस रीज़न ओनली वी लव द टाटा. हम टाटा कंपनी को इसी रीज़न की वजह से पसंद करते हैं ना सबसे ज़्यादा. राइट? बिकॉज they perform their corporate social responsibility so well so that no one in India can compete them. कोई भी इंडिया के अंदर टाटास को compete नहीं कर सकता सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ परफॉर्म करने के अंदर, चाहे वो एजुकेशन हो, क्लीनिनेस हो, या हेल्थ केयर हो, सोशल इंक्लूसिवनेस हो, वुमेन एम्पावरमेंट हो, सब जगह उन लोगों का जो है हाथ रहता है. राइट? नाउ द Tier 2 and Tier 3 cities such as जयपुर, चंडीगढ़, कानपुर, Vijayawada, Kozhikode, Nasik are set to witness the retail growth as the share of organized retail is dominant in the first 20 cities, Indian cities. तो मॉम एंड पॉप स्टोर्स, गाइस, किराना स्टोर जानते हैं आप लोग? इंडिया के अंदर अगर है तो इसको हम मॉम एंड पॉप स्टोर्स नहीं कहते, इसको हम कहते हैं किराना स्टोर्स. राइट? चलिए, अभी किराना स्टोर्स क्या होते हैं? बेसिकली एक होम वैसे तो ग्रोसरीज होते हैं, बट बेसिकली आप ऐसा समझो कि दिस इज़ रन बाय अ सिंगल फैमिली और अ सिंगल इंडिविजुअल फ्रॉम एनी फैमिली. राइट? तो आपको ये जानकर हैरानी होगी, ये जो किराना स्टोर्स होते हैं, दीज आर द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया. इनकी वजह से सब लोगों तक जो ज़रूरी सामान है वो पहुंच पा रहा है. राइट? बिकॉज स्टिल द मॉडर्न रिटेल इज़ ओनली इन 20% ऑफ होल इंडिया. पूरे भारत में सिर्फ 20% मॉडर्न रिटेल अभी तक इम्प्लीमेंट किया जा चुका है. 20-25% में अभी कह सकता हूँ कि ये भी हो जाएगा 2-3 सालों के अंदर. राइट? बट धीरे धीरे ये कंसंट्रेट होता जाएगा, तो उतना ही ज़्यादा ग्रो करना हमारे लिए थोड़ा सा कम हो पाएगा, है ना? राइट? चलिए, नाउ अब आगे बात करते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंडियन ग्रोथ को बूस्ट देते हैं. राइट? फैक्टर्स ड्राइविंग द ग्रोथ इन ऑर्गेनाइज इंडियन रिटेल मार्केट. आइए, मीन्स फैक्टर्स जो इंडियन रिटेल ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसकी वजह से हमारे इंडिया के अंदर रिटेल ज़्यादा ग्रो हो रहा है. ऐसे कौन से रीज़न हैं? राइट? सो देयर एग्जिस्ट अ वाइड जियोग्राफिक एंड डेमोग्राफिक डिफरेंस in India with the changes in language, lifestyle, behavioral pattern, economic spread, ideologies. आप ना अगर हर एक घंटे एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करोगे ना, आपको ये सब चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे. इवन इन एवरी 100 किलोमीटर्स आपको भाषा बदल जाएगी आपकी. आप इंडिया में आप 100 किलोमीटर चलो, भाषा, आपका रहन सहन, खाना पीना सब चेंज हो जाएगा फॉर एवरी 100 किलोमीटर्स इन इंडिया. तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि इस तरीके के डाइवर्सिफाइड मार्केट को आप कैसे कैटर करेंगे. राइट? तो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हैं इंडिया के अंदर. नाउ इंटरेस्टिंगली, द इंडस्ट्री इज लाइकली टू ग्रो फर्दर फ्रॉम $790 billion to $1,400 billion बाय द एंड ऑफ 2024. आगे बात करते हैं इनके सारे के सारे फैक्टर्स के बारे में, जिससे इंडिया को एक ग्रोथ पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है. पहला, इकोनॉमिक ग्रोथ. इंडिया की इकोनॉमी एक बहुत बढ़िया शार्प राइज इंडिया की इकोनॉमी देख रही है पिछले 10 सालों के अंदर. एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं. अब आप बोलेंगे सर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है. पिछले 2-4 सालों को छोड़ दे तो पिछले 10 सालों के रेट को अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमें एक ट्रेंड देखने के लिए मिलता है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी है. As more jobs are available in the market have raised the income level of people. So this increased level of income, इनसे कस्टमर की परचेजिंग पावर बढ़ती है. अगर आप पहले
10,000 रुपये कमाते थे और आज 50,000 रुपये कमाते हो या 20,000 कमाते हो, तो पहले जितना खरीदते थे सामान उससे ज़्यादा ही खरीदोगे ना। ये 20,000 अपनी जेब में तो रखे नहीं रहोगे हमेशा, ना ही मैं रखूँगा, ना आप रखेंगे, कोई भी नहीं रखेगा। वी ऑल पीपल स्पेंड दिस मनी, और लाइक हम इसको बैंक में सेव करते हैं। तो इससे होता क्या, ये पैसा दोबारा से इकोनॉमी में जाता है और फिर से ग्रोथ देखने के लिए मिलती है। तो ये एक साइकिल है जो चलती चली जाती है, दस इंड्यूसिंग मोर एंड मोर रिटेलर्स टू एंटर द इंडस्ट्री टू ग्रैब दीज अपॉर्चुनिटीज़। हमारा जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है वो भी बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, मतलब लोगों की एज, उनका एजुकेशन पैटर्न, लाइफस्टाइल, इसमें चेंज आने की वजह से लोगों का कंजम्पशन पैटर्न भी बदलता है। आप नोटिस कीजिए, जिस तरीके के कपड़े आप 4 साल पहले पहना करते थे, क्या उसी डिज़ाइन के नए कपड़े आप पहनना पसंद करेंगे, मतलब सिमिलर टाइप के? ठीक है, मैं चलो कपड़े की बात नहीं करता, खाने की बात कर लेता हूँ। जो आपको 4 साल पहले पसंद होता था, क्या वही आइटम अभी आप लोगों को मिले तो खाएंगे आप लोग? उसी जगह जहाँ से पहले खाया करते थे, जगह भी नहीं बदल रहे हम लोग, कुछ भी नहीं चेंज करेंगे। राइट, मोस्ट ऑफ द आंसर्स विल बी नो, क्योंकि हमारा जो कंजम्पशन पैटर्न है वो चेंज हुआ है, हमारा बिहेवियरल पैटर्न है वो चेंज हुआ है, हमारा सेटिस्फैक्शन नीड जो है वो चेंज हुई है, ग्रो हुई है। राइट, डिस्पोजेबल इनकम हम लोगों की बढ़ी है। ओके, मतलब जितना पैसा हम खर्च कर सकते हैं वो पैसा हमारा बढ़ा है। नाउ इन अर्लियर डेज पीपल इन द रूरल एरियाज ऑफन यूज टू ट्रेवल बाय बाइसिकल्स, बट ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ इनकम नाउ आप लोग देखते हैं कि रूरल एरियाज में मोटर बाइक्स ज़्यादा हैं। पता है आपको, टोटल इंडिया की जो बाइक बिकती है ना पूरे भारत में, उसका ऑलमोस्ट 55% जो मिड रेंज बाइक्स होती हैं या स्टार्टिंग रेंज बाइक्स होती हैं वो कहाँ बिकती है पता है? रूरल एरियाज़ के अंदर। 46 to 55% टोटल मोटर बाइक्स या मोटरसाइकिल्स जिन्हें आप कहते हैं कहाँ बिकती हैं? रूरल एरियाज़ के अंदर। दूर है ना सारी चीज़ें वहाँ पे, तो आपको देखने के लिए मिलेगा। एंट्री और मिड रेंज की जितनी भी बाइक्स होती हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगी। एक बात और, मिडिल क्लास बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है रूरल एरियाज़ के अंदर, और जैसे एजुकेशन, गवर्नमेंट एजुकेशनल प्रोग्राम्स लेकर आ रही है, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लेकर आ रही है, इसके साथ भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही है। अर्बनाइजेशन हो रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ सिटीज़ इज़ ग्रोइंग फॉर द सेक ऑफ एम्प्लॉयमेंट। लोग नौकरी की तलाश में आ जाते हैं ना शहर, यस। तो ये जो एडिशनल पॉपुलेशन होती है, ये पॉपुलेशन भी बहुत सारी चीज़ें कंज्यूम करेगी, तो इन्हीं लोगों के लिए फिर और सारी सर्विसेज खुलेंगी, तो ये साइकिल जो है वो चलती चली जाती है। राइट, नाउ चेंजिंग कस्टमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, मैंने आपको बताया कि आपका टेस्ट और प्रेफरेंस और जो एक्सपीरियंस था वो लगातार ग्रो होता चला जा रहा है। पहले जिन चीज़ों से आप सेटिस्फाई होते थे अभी उनसे नहीं हो रहे, पहले जो चीज़ें आपको चाहिए होती थी वो नहीं हो रही। राइट, सो दिस इज हाउ दीज आर द फैक्टर्स लीडिंग फॉर द ग्रोथ ऑफ रिटेल इन इंडिया। आगे बात करते हैं, व्हाट आर द चैलेंजेस दैट आर फेस्ड बाय रिटेलर्स इन इंडिया। कौन से चैलेंजेस हैं जो रिटेलर्स फेस कर रहे हैं इंडिया के अंदर? देखो, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी अडॉप्शन। अभी भी ना बहुत सारे जो किराना स्टोर्स हैं वो नोट पैड के ऊपर अपनी एंट्रीज ऐड करते हैं। राइट, क्यों? क्योंकि उन्हें ERP यानी कि एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर, RFID रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, या फिर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल CRM, ये सब चलाना नहीं आता, इनको यूज़ करना नहीं आता। इसके लिए फिर मैन पावर चाहिए, टेक्नोलॉजी बाय करना है, खर्चा बहुत है, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा और इतना ज़्यादा सेल ही नहीं है। सो देन ये टेक्नोलॉजी अडॉप्शन से होगा क्या? इससे हमें कस्टमर इनपुट मिलेगा कि कौन सी जगह कितना ज़्यादा कस्टमर कौन कौन सा सामान खरीद रहा है। राइटिंग पैड वाले डेटा को दोबारा से कभी भी एनालाइज करने का मौका नहीं मिलता, आप समझो इस बात को। सो दीज टेक्नोलॉजीज आर क्वाइट एक्सपेंसिव टू बी इम्प्लीमेंटेड, देयरफॉर द स्मॉल प्लेयर्स कैन नॉट इम्प्लीमेंट दीज इन देयर बिजनेस। दूसरा है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स। इंडिया के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स की है। सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हालत ख़राब हो जाती है, इसीलिए जो फॉरेन प्लेयर्स हैं वो इंडियन मार्केट को अवॉइड करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स अच्छा हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि दूसरे किसी बड़े फैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे सबसे बड़ा फैक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स। बाकी सब ग्रो किया जा सकता है बहुत जल्दी, पर इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सो नॉन एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आर वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल द रिजल्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज एंड वेस्टेजेस। अब देखो, अगर आपको Tier 3 सिटी के अंदर कोई भी सामान मंगाना है दिल्ली से किसी और जगह से, तो
आपको जैसे मान लेते हैं आप उत्तराखंड के किसी गांव में हैं, ऋषिकेश में किसी गांव में हैं, आप कहाँ चले जाएं, आपको साउथ में भेज देते हैं कहीं, ठीक है। तो वहाँ पे जो सप्लाई चेन है ना, सड़कें हैं, हाईवेज हैं, इनकी हालत, इनकी कनेक्टिविटी सब जगह सेम सिमिलर नहीं है। कुछ समय तक तो बहुत अच्छी, फिर खराब, फिर तो कच्ची सड़कें, बिल्डिंग्स नहीं है, स्टोरेज नहीं है, राइट, प्रॉपर स्टोरेज सिस्टम नहीं है, प्रॉपर जो है ट्रांसपोर्ट मीडियम नहीं है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है रिटेलर्स के लिए, क्योंकि उनको भी तो बाय करके सेल ही करना है ना फर्दर, राइट। और मोस्ट ऑफ द टाइम दे सेल नॉन पेरिशेबल आइटम्स, तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है। स्कैरसिटी ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स, जो स्किल्ड वर्कर है वो नहीं है इंडिया के अंदर। तो अगर कोई कंपनी ग्रो भी करना चाह रही है तो उसको अचानक पहली बार ही कोई नया स्टोर खोलेंगे तो वहाँ पे सारे के सारे लोग स्किल्ड चाहिए ना, राइट, इनको सिखाना भी पड़ेगा। ओके, सो द academically sound people do not like to work in retail, rather they like to join some other industry. आपको बोलेंगे किसी ग्रोसरी स्टोर में काम करो तो पीपल विल नॉट वर्क देयर, दे जस्ट इट जस्ट सीम्स कि यार ये तो रिटेल स्टोर है, इसमें कहाँ से काम करो, तो लाला जी की दुकान टाइप है। सो इसका रिजल्ट क्या होता है, वी आर शॉर्ट ऑफ द स्किल्ड मैन पावर, ठीक है। बट अभी क्योंकि FDI आ गया है, FDI के आने से बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। अब दुकानें नहीं हुई, अब मॉल हो गया है, हाइपर मार्केट, सुपर मार्केट्स बन गए हैं, तो इसमें पीपल आर मोर कंफर्टेबल टू वर्क विद रेदर देन द अर्लियर ट्रेडिशनल स्टोर्स। ओके, किसी लाला जी की दुकान में जाके काम करने से बेहतर है आपको कहीं मॉल में या किसी सुपर मार्केट, हाइपर मार्केट में कोई जॉब मिले। तो फ्रॉड इन रिटेल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप लोग adidas की जगह अबीबास वाला जूता देखते हो, नाइकी की जगह नाइकी देखते हो, पूमा की जगह अम्मा दिखता है आपको, राइट, यस। तो दिस इज़ काउंटरफेट प्रोडक्ट, जो कि बहुत बड़ा चैलेंज है रिटेलर्स के लिए इंडिया के अंदर, ठीक है। और फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, थर्ड कॉपी, ऐसा बनता रहता है। फिर दूसरे टाइप के फ्रॉड होते हैं, नॉन बिलिंग फ्रॉड हो गया कि कस्टमर ने सामान खरीदा लेकिन बिल नहीं किया, ऐसे लगे चला गया, राइट। सो ये श्रिंकेज होता है, इससे ना, श्रिंकेज का मतलब है लॉस होता है रिटेलर्स को। 10 लाख का माल खरीदा था उन्होंने, 7 लाख का बेचा है, 3 लाख का बचना चाहिए, पर बचा कितने का, 2 लाख का, 1 लाख का कहाँ है, गायब है। हो सकता है कि उनके एम्प्लॉयज़ चोरी कर रहे हैं, कस्टमर्स चोरी कर रहे हैं, क्या हो रहा है, कहीं ख़राब हो गया, टूट गया, कुछ भी हो रहा है, तो बहुत नुकसान हो रहा है। दिस इज़ द फ्रॉड इन रिटेल, और ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है रिटेलर्स के लिए। इनएफिशिएंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट, अगर आप रिटेल मार्केट के अंदर हैं और आपको आपके कस्टमर्स को कैटर करना है, उनका ख्याल रखना है, उन तक प्रोडक्ट या सर्विसेज पहुंचानी है, तो आपका सप्लाई चेन एफिशिएंट होना चाहिए, जल्दी से प्रॉम्प्टली वो प्रोडक्ट वहाँ तक पहुँच जाना चाहिए। पर क्योंकि हमारे पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और सप्लाई चेन मैनेजमेंट इंप्रूव नहीं हो सकते इसके बिना, तो यहाँ पर आपको लैक देखने के लिए मिलता है। प्राइस वॉर, लोग झगड़ते हैं कि इतने में मैं बेचूंगा तो इतने में ये बिकेगा, इसकी वजह से प्रॉपर प्रॉफिट नहीं मिल पाता, तो लोग ग्रो नहीं हो पाते। कल्चरल डाइवर्सिटी है, मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया तो अब मैं पूरे भारत में सब जगह नहीं बेच सकता, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो तो सिर्फ नॉर्थ इंडिया में बिकता है, साउथ इंडिया में बिकेगा ही नहीं, ईस्ट इंडिया में बिकता है, राइट, वेस्ट में तो बिकेगा ही नहीं। दिस इज, तो कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, जहाँ भी देखो वहाँ पे आपको अलग अलग प्रैक्टिसेस देखने के लिए मिलेंगे, अलग अलग लोग, उनके द्वारा यूज़ किए जाने वाले टूल्स, टेक्निक्स, बहुत सब कुछ डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे कोई भी स्टैब्लिश मोड नहीं है कंजम्पशन पैटर्न का थ्रू आउट द कंट्री, या फिर इन सभी पैटर्न्स को जो है स्टडी करने के लिए भी बहुत बड़ा सैम्पल चाहिए और बहुत सारा पैसा खर्च करना है, और इससे रिजल्ट बहुत ही लो आने वाला है। इसीलिए रिजल्ट ना तो रिसर्च कंडक्ट होती है, ना ही इसके ऊपर कोई प्रॉपर रिजल्ट आ पाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, कल्चरल डाइवर्सिटी। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्सिटी इन टैक्स कॉम्प्लेक्सिटी इन टैक्स कंप्लायंसेस थ्रू, क्योंकि भाई दो रिड्यूस्ड विद द GST स्टिल पेपर ट्रेलिंग वर्क इज़ अ टफ टास्क। देखिए GST के थ्रू टास्क तो कम कर दिया गया, पर आपको क्या लग रहा है GST के थ्रू टैक्स कम हुआ होगा? बिल्कुल भी नहीं, टैक्स बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। दिस इज़ द सेम टैक्स एज बिफोर, बट ये थोड़ा और ज़्यादा लग रहा है क्योंकि कुछ टैक्सेस आपके जो है वो कब कट जाते थे, कम हो जाते थे, बट यहाँ नहीं होते। और फिर भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आपको इन सारे चैलेंजेस के थ्रू होकर गुजरना पड़ता है, टैक्स वगैरह कंप्लाइंसेस पूरे करने पड़ते हैं, हमेशा पेपर वर्क हमेशा पूरे रखने चाहिए। सो गाइज, दिस इज़ फॉर योर चैप्टर नंबर 1 रिटेल सिनेरियो यूनिट 1 BRL 101। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।